Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Bus. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को लेके, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करे जाते हैं बेटा, मैं बात कर रहा हूँ रेजोनेंस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेजोनेंस सिर्फ डिफाइन नहीं करूँगा, मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट भी साथ में लेके चल रहा हूँ। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आता है तो मेरे एक ही बात को हमेशा याद रखना है, मैंने आपको डिस्कस हमेशा किया है कि आपके सामने कोई भी एसिड दे रखा है HA, उस HA एसिड में से क्या करना है, आपका जो एक्टिव हाइड्रोजन है या फिर एक्टिव को हम लोग बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक्टिव हाइड्रोजन हो या फिर एसिडिक हाइड्रोजन हो, वो क्या होता है कि भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन या फिर बोलते हैं हम एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। वो एसिडिक या फिर एक्टिव हाइड्रोजन हमेशा H+ की फॉर्म में वहाँ से रिलीज होगा और उस पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके पास नेगेटिव चार्ज को रिलीज करते हुए जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो H+ साइन आपका यहाँ से रिलीज हो चुका है और जो बचेगा आपका वो आपका नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बचेगा जो होगा आपका एनाइन, ठीक है। वो आपका एनाइन कार्बो एनाइन हो सकता है या फिर अदर आपका एनाइन भी हो सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर आपकी इस एनाइन की स्टेबिलिटी जितनी अधिक होगी, तो एनाइन की स्टेबिलिटी जितनी अधिक होगी तो वो हम निकालेंगे डिफरेंट रूल्स की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी अधिक एनाइन की स्टेबिलिटी होगी तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिएक्शन होगा वो हमेशा कहाँ मूव करेगा, टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आपको पता है एलसी प्रिंसिपल हम लोगों ने डिस्कस किया भी था, तो एलसी प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन हमेशा आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगा। इसका मतलब A+ आयन जितना अधिक स्टेबल, हमारे पास दो कंपाउंड है, दो एसिड है, सपोज मान लेते हैं कि HB भी एसिड है, आपने इसको भी आयोनाइज कराया और यहाँ से आपको मिल गया H+ आयन और B- आयन। तो सपोज मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि A- एनायन है फर्स्ट केस में, उसकी स्टेबिलिटी अधिक है एज कम्पेयर टू B-। तो इसका मतलब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट होगा वो फर्स्ट HA एसिड का अधिक होगा और नो डाउट अगर एनाइन स्टेबल है A- तो इसका मतलब आपका HA आपका मोस्ट एसिडिक होगा, बिकॉज वे उतना ही अधिक H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट करेगा इन द प्रोडक्ट साइड। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो H+ आयन उतनी अधिक बनेगा आपके प्रोडक्ट के साइड में, तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी अधिक होगा। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी अधिक हो जाएगी और K वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एसिड ये भी उतना आपका अधिक हो जाएगा। बट पी के जो होता है वो होता है -log K, तो -log K की वजह से उसकी वैल्यू उतनी ही आपकी कम होती चली जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेसिक जो रूल्स आपका आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ का वो किसके ऊपर आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन के ऊपर। तो मैं बोल सकता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। और स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन आपको थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था कि स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज को मुझे जीरो पे लेके आना और जीरो पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, उस नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करवाते हैं, खींच पाते हैं। तो नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, तभी आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो किधर मूव करेगा, टूवर्ड्स जीरो, और जीरो पर जाते ही वो स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना अच्छा खासा होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन उतना ही अधिक होगा, और जितना अधिक स्टेबिलिटी ऑफ एनायन होगा वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी अधिक देखने को मिलेगी। अब जो विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो आपके -M और -A ग्रुप होते हैं। अगर रेजोनेंस होगा तो -M हम लोग बोलेंगे, अगर रेजोनेंस कंजुगेशन नहीं होगा तो फिर वहाँ पे -I की तरीके से बोलेंगे, ठीक है। बाकी ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन को तो आपको समझ में आना चाहिए, वो मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो -M और -I जो होंगे वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिकॉज ये दोनों के दोनों क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के फिर स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन के, वो होता है +M और +I ग्रुप। +M+I का मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्पीसीज, उसका होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शन। भाई नेगेटिव को मुझे जीरो पे लेके आना है, ठीक है। तो विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग ग्रुप है आपके, ये आपके +M+I क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये तो आपके नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देंगे, इसका मतलब वहाँ पे इसको अनस्टेबल कर देंगे उस एनायन को। तो इतना बात आपको समझ में आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर कॉन्सेप्ट है, थ्योरी क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस को लेके। तो सबसे पहले क्वेश्चंस हमारे सामने जो है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से देखो एक बात आपको समझ में आएगी कि आपको यहाँ पे दे रखा है एल्कोहल, एल्काइल पार्ट है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे फिनॉल दे रखा है और यहाँ पे आपको एसिटिक एसिड दे रखा है, ठीक है। तो पहला काम क्या है, पहला काम है कि H+N को बाहर निकालना। तो जब मैं यहाँ से H+N बाहर निकालूंगा तो यहाँ से मिलेगा RO- एल्कोक्साइड आयन। जब मैं यहाँ से निकालूंगा H+N तो यहाँ से मिलेगा OH- नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। यहाँ से निकालूंगा तो आपको मिलेगा फिनोक्साइड आयन।
मतलब फिनाइल के साथ O माइनस आयन, ठीक है। और लास्ट में आपको मिलेगा यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट आपका O माइनस, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा एसिटेट आयन। अब आप देख के बता सकते हो इन सब में से कौन सा स्टेबल एनाइन आपका होगा। तो जितना अधिक स्टेबल एनाइन होगा डेफिनेटली वहाँ पे स्टेबिलिटी, वो आपकी वहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आपका ट्रेवल करेगा। तो अब इन सब में से मोस्ट स्टेबल कौन सा है, देखो फर्स्ट केस में रेजोनेंस नहीं होगा, क्रॉस कर दो। सेकंड केस के अंदर रेजोनेंस नहीं होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स में क्रॉस कर दो। थर्ड केस में रेजोनेंस होगा लेकिन आपका नॉर्मल रेजोनेंस होगा, ठीक है। फिनॉक्साइड में क्या होगा, नॉर्मल रेजोनेंस होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट समझो यहाँ पे आपका जो एसिटेट आपको जो पार्ट दिख रहा है, इस एसिटिक एसिड जो एसिटेट आयन बना है, उस एसिटेट आयन के अंदर आपको पता है ये जो आपका पार्ट है, कौन सा पार्ट, C डबल बॉन्ड O देन O माइनस, ठीक है। तो इस केस में आपको कुछ स्पेशल केस देगा कि भाई ये पाई ऊपर चला जाएगा, बिकॉज कंजुगेशन में नेगेटिव चार्ज के साथ पाई इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा पॉजिटिव, तो नेगेटिव यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से मिलेंगे आपको 2 इक्विवेलेंट RS, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको पता है कि नॉर्मल रेजोनेंस से कंपैरिजन में जो इक्विवेलेंट RS होते हैं मोस्ट स्टेबल होते हैं, उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा, मोस्ट स्टेबल जो एनाइन होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका मोस्ट स्टेबल हो जाएगा फोर्थ वन, ठीक है, बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल रेजोनेंस होगा। और फिर इसके बाद आपको मिलेगा आपको सेकेंड, क्यों, क्योंकि सेकेंड में क्या है कि भाई जो ऑक्सीजन है उसके साथ सीधा आपका नेगेटिव चार्ज, उसका उसकी मोबिलिटी किधर से कहीं भी नहीं हो रही है। तो अगर आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली वो स्टेबिलिटी डिफाइन करता है, इसलिए आपका यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका एसिटेट आयन, ठीक है, आपका एसिटिक एसिड, उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, आपका फिनॉल, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, सबसे लास्ट में आपका आएगा एसिड के अंदर आपका एल्कोहल, ठीक है। बिकॉज एल्कोहल में समझो क्या है, एल्कोहल के अंदर जो R पार्ट के साथ O माइनस है, ये नेगेटिव का स्टेबल हुआ। भाई एल्काइल पार्ट क्या होते हैं, आप मुझे सोच करता हो, एल्काइल पार्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं R पार्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। दूसरा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई होती है कि कहीं ना कहीं आपका जो एल्काइल पार्ट है, कार्बन है सेंट्रल एलिमेंट, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत तेजी से आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी कंपैरिजन में जो आपका OH माइनस पार्ट था, आपके हाइड्रोक्साइड आयन था जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो उसके नेगेटिव के पास जो H प्लस है, यहाँ जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन ना तो प्लस ही शो करता है, ना माइनस है, ना प्लस है, ना माइनस है, कुछ भी शो नहीं करता। तो यहाँ पे नेगेटिव क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम। लेकिन आपके जो एल्कोक्साइड वाला पार्ट है उसके पास जो ऑक्सीजन है उसके पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मतलब वो मोर बेसिक हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट एल्कलाइन हो जाएगा। तो फिर जो करेक्ट आंसर बनेगा एसिडिक का वो कौन सा होगा, सबसे पहले आपका एसिटिक एसिड, उसके बाद आपका फिनॉल, फिर आपका वाटर मॉलिक्यूल, सबसे लास्ट में आपका एल्कोहल, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ को याद करना नहीं, बिकॉज बहुत जगह क्या होता है कि इनकी वैल्यूज़ लिख के देते हैं कि भाई इनकी के वैल्यू को रट्टा मारो, तो याद नहीं कर रहे हैं इनको, के वैल्यू को कोई नहीं। अगर क्वेश्चंस में के दे रखा है तो आपको सॉल्व कर लेना, के का रिलेशन आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, ठीक है। अगर पी के गिवन है या फिर के से पी के निकालने को बोलेगा फिर भी कंपेयर आप कर सकते हो। आपको पता है कि जो पी के ए जो रहता है, दिस इज दी माइनस लॉग बेस 10 और दिस इज दी के, ठीक है। तो के वैल्यू इस तरीके से आपको लिखना है, बाकी आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। बाकी लॉग निकालना आपको मैंने इक्विलिब्रियम के अंदर आयन इक्विलिब्रियम में सिखाया है, तो कोई डाउट बनेगा नहीं आपसे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको जो दे रखा है, पहले में फिनॉल दे रखा है, सेकंड में आपका सिर्फ नॉर्मल आपका साइक्लोहेक्सेन है, उसके साथ आपको OH पार्ट एल्कोहल जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट अमोनिया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे दे रखा है इथाइन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें से मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, तो क्या करना है आपको, जो एसिडिक हाइड्रोजन उसको बाहर निकाल देना है। तो जब मैं यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकालूंगा लास्ट केस में, तो यहाँ से मिलेगा आपको फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, पीएच के साथ माइनस फिनॉक्साइड आयन। सेकंड केस से क्या मिलेगा, आपका जो 6 कार्बन का रिंग है वो तो आपका वैसे ही प्रेजेंट रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका O माइनस। थर्ड केस में देखो, तो थर्ड केस में अगर H प्लस एन बाहर जाएगा भी, तो यहाँ से मिलेगा आपको NH2 और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज। और इस केस देखो फोर्थ केस जहाँ पे इथाइन दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे एनाइन। अब आप देख के बताओ सारे इन सभी में से मोस्ट स्टेबल एनाइन आपका कौन सा होगा। तो मोस्ट स्टेबल एनाइन वही होगा जहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस सबसे अधिक होगा। इक्विवेलेंट RS है नहीं, तो रेजोनेंस चेक कर लो, तो रेजोनेंस आपको सिर्फ फर्स्ट कंपाउंड मिल रहा है। तो इसका मतलब जो फिनॉल है वो आपका मोस्ट एसिडिक होगा, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन आपका स्टेबल हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, जहाँ पे रेजोनेंस आपका सबसे अधिक देखने को मिलेगा।
इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड थर्ड फोर्थ पे। तो सेकंड में आपको क्या मिल रहा है, कोई रेजोनेंस नहीं है। और बाकी अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा भी तो अंदर से जो आपके 6 जो कार्बन मिल रहे हैं वो तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे, ठीक है। ओके। और फिर देखो यहाँ पे आपका अमोनिया दे रखा है। तो अमोनिया के पास नेगेटिव चार्ज पहले से ही प्रेजेंट है, ऑक्टेट पहले से ही कवर है, और इस पे एक्स्ट्रा जो H+ आयन आ गया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों में से आपका मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा। तो मोस्ट एसिडिक की अगर आप बात करोगे तो हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, इसका मतलब नाइट्रोजन से, तो इसका मतलब ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकता है। तो दैट्स वाई आपका सेकंड हो जाएगा आपका मोस्ट स्टेबल एज कम्पेयर टू थर्ड। अब बात करेंगे फोर्थ के रिस्पेक्ट में। तो थर्ड और फोर्थ में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है कि भाई थर्ड के पास प्रेजेंट है नाइट्रोजन जिसके पास रहेगा आपका लोन प्लस और नेगेटिव चार्ज, और फोर्थ वाले केस में क्या है, कार्बन जिसके साथ है नेगेटिव चार्ज। अब ये जो कार्बन इस पर जरा आप चेक करके देखो तो यहाँ से H+ आयन बाहर गया, तो मतलब ये तो लोन पेयर के तरीके से एक्ट करेगा, और बाकी यहाँ से आपको यहाँ से एक सिग्मा मिल जाएगा। तो टोटल आपका एक लोन पेयर एक सिग्मा, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, सॉरी दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस केस में हम एस परसेंटेज को लेके भी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि NH3- से अगर आप देखोगे तो एक आपका H+ बाहर चला जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज वो भी लोन पेयर तरीके से एक्ट करेगा। एक लोन पेयर पहले से दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, तो sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो आपको sp3 देखने को मिलेगा नाइट्रोजन, और यहाँ पे आपको जो कार्बन होगा वो sp मिलेगा। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक होगी, ऑब्वियसली sp की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होगी। तो इस केस में आपका जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने टेंडेंसी भी होल्ड अच्छे से करेगा। तो इसका मतलब फोर्थ आपका मोस्ट एस्टिक होगा एज कंपेयर टू थर्ड। बाकी इसकी जो वैल्यूज है, इसकी 3 होती है के वैल्यू, इसकी 3.25 होती है। अगर के वैल्यू के बेस पे भी अगर मैं देखता हूँ तो फिर नो सॉरी दिस इज ए पी के वैल्यू, ठीक है। पी के वैल्यू आपकी इसकी 3 है, इसकी आपकी 3.25 है। तो इस पे वैल्यू को याद करने की कोशिश मत करना, सिर्फ यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ पे आपका जो CH ट्रिपल बॉन्ड C- है वहाँ पे आपको sp मिलेगा हाइब्रिडाइज्ड, और जो अमोनिया वाला पार्ट है वहाँ से NH2- मिलेगा, वो आपका sp3 रहेगा। तो sp3 का एस परसेंटेज कम होता है और sp का एस परसेंटेज ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्थ केस में अधिक मिलेगी, तो नेगेटिव चार्ज वहाँ पे अधिक स्टेबल होगा। दैट्स वाई फोर्थ इज मोस्ट एसिडिक देन थर्ड। तो अमोनिया आपका एक अच्छा खासा बेस होता है। ये समझ में आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट। हम चलते हैं इसके और भी अधिक क्वेश्चंस के ऊपर। हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको यहाँ पे दे रखा है एक तो एसिटिक एसिड, आपको एक यहाँ पे एसिड का पार्ट दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है R एंड आपका C डबल बॉन्ड O, नाउ इट इज़ OH, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को लेके ही। तो इसमें से आपका H+ आयन रिलीज कर दो तो यहाँ से मिलेगा एनाइन। तो देखते ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ से आपको मिलने वाले हैं 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका परफेक्ट। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका सल्फोनिक वाला पार्ट दे रखा है, तो नाउ दिस इज RS डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH पार्ट, ठीक। यहाँ से H+ आयन बाहर निकालोगे तो यहाँ मिलेगा नेगेटिव, तो यहाँ से भी आपको मिलने वाले हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ से भी वही मिलेगा। नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे दे रखा है फिनॉल। यहाँ से अगर आप H+ आयन बाहर निकालोगे तो फिनॉल से आपको मिल जाएगा फिनोक्साइड आयन, मतलब ये आपका रहेगा O- आयन। नेक्स्ट आपका केस है यहाँ पे 6 कार्बन के साथ OH पार्ट है, तो H+ आयन बाहर निकालोगे तो बिना कोई रेजोनेंस के यहाँ पे आपको मिलेगा 6 कार्बन एंड आपको O- आयन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे इसको हम इसकी जो स्टेबिलिटी है, कार्बन आयंस की जो स्टेबिलिटी है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिफाइन करने के लिए तो आपको पता चलेगा कि आपके इक्विवेलेंट RS दो जगह हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट और सेकंड में से टोटल इक्विवेलेंट RS किसके पास मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो RS आपको देखने को मिलेगा इक्विवेलेंट RS, वो आपको थर्ड जो सेकंड कंपाउंड है उसके पास 3 इक्विवेलेंट RS देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप समझो यहाँ पे आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इसके आप देखो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड है, ऊपर भी डबल बॉन्ड है, तो दोनों तरफ रेजोनेंस परफेक्टली करेगा। तो टोटल RS आपको मिलेंगे यहाँ से 3, और यहाँ से आपको सिर्फ 2 ही RS देखने को मिलेंगे, हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है।
तो जहाँ पे ज़्यादा इक्विवेलेंट आर एस होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे एन की स्टेबिलिटी भी अधिक होगी, तो मोस्ट एसिडिक होगा, इसलिए सेकंड इज मोस्ट एसिडिक। उसके बाद आपका फर्स्ट होगा, और फर्स्ट और सेकंड में से क्लियर हो गया इक्विवेलेंट आर एस की वजह से। अब थर्ड और फोर्थ में से स्टेबल कौन सा होगा? थर्ड के पास रेजोनेंस है, फोर्थ के पास रेजोनेंस नहीं है, तो फिर थर्ड इज मोस्ट स्टेबल एनाइन एज कंपेयर टू फोर्थ। तो ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस भी आपका एज इट इज हो जाएगा, जो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन का सीक्वेंस है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी मतलब ये एरोमेटिक अल्कोहल फिनोल है फर्स्ट में, सेकंड में आपका सल्फोनिक का पार्ट दे रखा है, नेक्स्ट में आपको यहाँ पे बेंजोइक दे रखा है, ठीक है। और तो ये इन तीनों में से किसका सीक्वेंस आपका क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का? तो इन तीनों में से क्या करो आप H प्लस आयन को रिलीज कर दो। तो सबसे पहले देखो जो हमारा थर्ड कंपाउंड है, उस थर्ड कंपाउंड में से अगर मैं H प्लस आयन रिलीज करूंगा तो यहाँ से आपको मिलेगा इस तरीके से बेंजीन, और ऊपर आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O, नाउ इट इज O माइनस, ठीक है। ये आपका थर्ड एनाइन हो गया। इसके बाद देखो सेकेंड एनाइन, तो यहाँ से H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ से आपका मिलेगा ये बेंजीन, और इसके पास यहाँ पे होगा सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, नाउ आपका O माइनस, ठीक है। और इसके साथ देखो आपका जो फर्स्ट कंपाउंड है तो वहाँ तो नॉर्मल आपको मिलने वाला है ये फर्स्ट कंपाउंड, तो यहाँ से मिलेगा आपको फिनॉक्साइड, ठीक। अब इन तीनों में से आपका मोस्ट स्टेबल एनाइन कौन सा होगा? तो इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल एनाइन आपका वो होगा जिसके पास सबसे पहले चेक करो इक्विवेलेंट आर एस है। तो इक्विवेलेंट आर एस आपको सबसे अधिक कहाँ मिलेगा? इस सल्फोनिक के साथ मिलेगा, तो इसलिए आपका ये क्या होगा? मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका सेकंड सबसे अधिक एसिडिक होगा, मोस्ट स्टेबल एनाइन। फिर उसके बाद आपका कौन सा आएगा? थर्ड, बिकॉज यहाँ पे इक्विवेलेंट आर एस मिलेगा बट तो यहाँ पे आपका थर्ड हो जाएगा, और सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा फर्स्ट। तो ये आपका एस्टेंस सीक्वेंस हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो दे रखा है उसको ध्यान से आप ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन नंबर 5 तो आपका इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, उसको आप ध्यान दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको दे रखा है, पहले देखो इसमें टोटल आपके मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं कितने? 1 2 3 एंड आपके 4, ओके 4 मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। ओके 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। 1 यहाँ पे, और ये सेकंड है आपका, ये थर्ड है ऊपर, और यहाँ पे आपका ये फोर्थ है। फोर्थ मॉलिक्यूल्स हैं। फर्स्ट में आपको दे रखा है यहाँ पे ये आपका फॉर्मिक एसिड है, सेकंड में आपको दे रखा है आपका बेंजोइक एसिड, और थर्ड में आपको दे रखा है एसिटिक एसिड, और लास्ट में आपको दे रखा है आपको 6 कार्बन है, और 6 कार्बन की जो रिंग है उसके ऊपर आपका जो लगा है कार्बोक्सिलिक पार्ट, मतलब C डबल बॉन्ड O NOH। तो इन समय से आपका मोस्ट एसिडिक आपका कौन सा होगा? तो स्टेबिलिटी ऑफ एनएन को हम लोग चेक करेंगे और उसके बेस पे आपका सॉल्व होगा। तो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दे रखा है उस फर्स्ट क्वेश्चन में है H C डबल बॉन्ड O, नाउ इट इज OH। यहाँ से H आपका ही एसिडिक हाइड्रोजन होगा, इस H को बाहर निकाल दो तो यहाँ पे मिलेगा एनाइन। सेकेंड कंपाउंड में आपको जो दे रखा है बेंजीन के साथ, ऊपर है C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ से O माइनस, ठीक है। और जो थर्ड कंपाउंड है, थर्ड कंपाउंड में आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, नाउ O माइनस। और जो फोर्थ कंपाउंड है उसमें 6 कार्बन की रिंग, और उसके साथ आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O माइनस, कोई रेजोनेंस नहीं। अब इन सब में से आप देख के बताओ मोस्ट स्टेबल आपका कौन सा होगा? तो मोस्ट स्टेबल आपका देखो सबसे अधिक कौन सा होगा? तो इसमें देखो सेकेंड जो कंपाउंड है उसके साथ तो रेजोनेंस होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से अगर H प्लस एन बाहर जाएगा तो ऊपर आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट आर एस हो जाएगा, और इक्विवेलेंट आर एस होने की वजह से फिर नीचे का रेजोनेंस ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड कंपाउंड में ये जो स्पेशल केस है इसमें बेंजीन के साथ समझो यहाँ पे C O माइनस, इधर भी एक O माइनस, ये आपका होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट। तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव ऑक्सीजन के पास क्लोज होने की वजह से इसमें क्या होगा आपका रिपल्सन। तो रिपल्सन होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो आपके आउट ऑफ द प्लेन हो जाएंगे, ठीक है। तो आउट ऑफ द प्लेन होने की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा बेंजीन रिंग का नीचे से ब्लॉक, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन हमारे जो बेंजोइक एसिड है उसमें तो आपको फिर तो देखने को मिलता है आपको रेजोनेंस, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये जो आपका एनाइन है इसके साथ रेजोनेंस हो जाता है आपका ब्लॉक, इक्विवेलेंट आर एस आपका ऊपर देखने को मिल जाता है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया, नीचे रेजोनेंस ब्लॉक है। और बाकी जो नीचे वाला जो फिनाइल ग्रुप है वो कैसे एक्ट करेगा वो भी समझो। नीचे का जो फिनाइल ग्रुप है वो आपका प्लस एम की तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है। और प्लस एम की तरीके से एक्ट करेगा मतलब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा,
और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मुझे एनायन की डिक्रीज करनी, मुझे इंक्रीज नहीं करनी है। तो इसका मतलब आपका जो पहला वाला केस होगा जिसमें आपको दिख रहा है फॉर्मिक एसिड, यहाँ पे अगर H+N बाहर आ जाएगा तो हाइड्रोजन का प्लस आई माइनस आई प्लस है माइनस एन आपका जीरो होता है। तो इस केस में आपका सबसे अधिक स्टेबिलिटी हो जाएगी वो किसकी होगी, फर्स्ट की होगी। और फर्स्ट के बाद फिर आपका आ जाएगा सेकेंड, ठीक है, और सेकेंड के बाद आपका आ जाएगा फिर थर्ड आ जाएगा आपका, बिकॉज यहाँ पे जो CH3 लगा ना एस्टिक CH3 ये डिस्टर्ब करेगा। CH3 क्या है, रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज करेगा तो नेगेटिव डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये बात आप समझो। लेकिन सेकंड केस में भी डेंसिटी बढ़ रही है बट रेजोनेंस के थ्रू बढ़ रही है। और थर्ड केस में आपकी इंडक्टिव के थ्रू इंक्रीज करेगी बिकॉज वहाँ प्लस आई की तरीके से एक्ट करेगा, इसलिए आपका फिर हो जाएगा थर्ड और सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा फोर्थ। ये आपका करेक्ट सिक्वेंस होगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान से देखो। 6 में दे रखा है आपका फिनॉल, नेक्स्ट में आपका यहाँ पे फिनॉल के साथ देखो और आपके पैरा पोजीशन पे दे रखा है CH3 मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे आपका अमाइन है। तो सॉल्व करते हैं। देखो सब में जो कॉमन है वो आपका है फिनॉल, ठीक है, OH यहाँ से H+N आपका रिलीज हो जाएगा। और आप देखो NH2, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है नाइट्रोजन से, तो इसका मतलब यहाँ से H+ रिलीज नहीं होगा, H+N ऊपर से ही रिलीज होगा। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है तो उसके पास प्रेजेंट हाइड्रोजन वो मोस्ट एसिडिक होगा, ठीक है। तो अब देखो नेगेटिव चार्ज स्टेबल कहाँ पे होगा, तो फर्स्ट में कोई इफेक्ट है नहीं, वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल रेजोनेंस होगा। सेकंड के पास आपका CH3 है, तो CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल तो नहीं हो पाएगा। तो जो विड्रॉइंग ग्रुप है आपके +M लगा हुआ है, तो +M में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके एक जो आपका OH पार्ट होगा ना ऊपर आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नीचे आपका हाइड्रोक्सी है, तो हाइड्रोक्सी आपके लोन पेयर से क्या करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर जाएगा, मतलब ये +M की तरीके से एक्ट करेगा, तो यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और फोर्थ वाले केस में आपका NH2 है, तो यहाँ भी लोन पर अंदर जाएगा, तो यहाँ मतलब यहाँ भी डेंसिटी आपकी क्या होगी, रिंग के अंदर इंक्रीज होगी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। तो सबसे अधिक आपका जो स्टेबल होगा एनाइन वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा, ठीक है, जहाँ पे कोई भी +I और +M नहीं है। +I +M तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो फिर आपको +I +M में से आपको ये भी देखना है कि फिर कौन सा होगा, तो +I वाला आ जाएगा सेकेंड, है ना। और जो मतलब कम इफेक्टिव होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो +A वाला कम इफेक्टिव रहेगा, और फिर आपका होगा यहाँ पे फोर्थ, और फिर हो जाएगा आपका थर्ड। इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। इसकी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ भी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं फिनॉल, नेक्स्ट में आपका नाइट्रो के साथ दे रखा है, और नेक्स्ट में आपका नाइट्रो देखो ये पहले सेकंड कंपाउंड में ऑर्थो पे है, थर्ड में आपके मेटा पे है, फोर्थ में आपके पैरा पोजीशन पे है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपका एक केस यहाँ पे स्पेशल केस होता है कि जब नाइट्रो अगर आपकी हाइड्रोक्सी के साथ जब आपके ऑर्थो पोजीशन पे होता है, तो इस केस में यहाँ पे डेल्टा माइनस यहाँ पे डेल्टा प्लस बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेट डिफरेंस, तो यहाँ पे एक H बॉन्डिंग आपकी डेवलप होती है बिकॉज यहाँ से मूवमेंट होगा, ये डेल्टा माइनस ये डेल्टा पॉजिटिव। तो इस केस में यहाँ पे एक H बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिल जाती है। और इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, तो उस केस में H+ आसानी से रिलीज नहीं हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो जो पहला वाला केस है फिनॉल का उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है। सेकंड केस में आपका नाइट्रो है वो -M की तरीके से ही करेगा। थर्ड केस में मेटा पोजीशन पे है, तो मेटा पोजीशन वाला हमेशा पता है -I की तरीके से एक्ट करेगा, और पैरा पोजीशन पे है तो आपका -M की तरीके से ही एक्ट करेगा, ठीक है। तो इन समय से आपका मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, मतलब मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, तो मोस्ट स्टेबल समझो। सेकंड केस में नाइट्रो नो डाउट आपकी ऑर्थो पोजीशन पे है, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी बहुत अधिक दिख रही होगी, लेकिन ये आपकी इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ से H+N रिलीज ही नहीं हो पाएगा। जब H+N रिलीज नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो मतलब कम हो जाएगी ना, इसलिए आपका जो आंसर होगा फोर्थ आपका मोर एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे जो एनाइन स्टेबल आपका सेकेंड हो जाएगा, और फिर इसके बाद आपका यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, और सबसे लास्ट में जहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो एक इफेक्ट को ध्यान रखना कि भाई रेजोनेंस, ठीक है, को हम पहले रखते हैं, फिर आपका यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंपाउंड, और फिर आपके यहाँ पे मिलेंगे इंडक्टिव, ठीक है, क्योंकि ये भी प्रायोरिटी ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है स्टेबिलिटी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, देखो आपका नीचे ऊपर तो हर जगह कॉमन आपको हाइड्रोक्सी है, नीचे आपका अमाइन है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपका CH3 है, नाइट्रो है, साइनाइड है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है।
क्लोरीन ब्रोमीन कैसे एक्ट करते हैं हमको पता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो समझ में आ रहा है। और इसका मतलब यहाँ पे -I परफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, विड्रॉइंग है। साइनाइड भी आपका विड्रॉइंग है बट -M के थ्रू करेगा। रेजोनेंस के थ्रू नाइट्रो भी करेगा -M के थ्रू। CH3 जो प्रेजेंट है सेकंड में वो आपका +I की तरीके से एक्ट करेगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगी। और जो NH2 है वो भी आपकी +M की तरीके से ही एक्ट करेगा, वो भी डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो आपको पता है कि एनाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, -M के या फिर -I के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी +M के या फिर आपके +I के। तो इसी रूल्स को आप लगा दो। तो इसमें देखो सबसे अधिक स्टेबल कौन सा होगा, जो उसका आपका -M सबसे अधिक होगा, मतलब नाइट्रो, इसलिए आपका थर्ड इज मोस्ट एसिडिक। इसके बाद आपका हो जाएगा साइनाइड, ठीक है, फोर्थ। फिर आपका हो जाएगा ब्रोमीन, देन आपका क्लोरीन, और फिर उसके बाद आपके होंगे +M और +I वाले। तो फिर आपको मिल जाएगा +I वाला इसके पहले, तो आपका सेकेंड, और सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आपके नाइट्रो दे रखा है, ओनली 1 नाइट्रो, यहाँ पे आपको 2 नाइट्रो हैं, यहाँ पे आपको 3 नाइट्रो दे रखे हैं। तो जो थर्ड कंपाउंड है दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, ठीक है। इसको हम अगर आप पोजीशन देखो तो 1 2 3 4, यहाँ से देखो 1 2 3 4, तो हम बोल सकते हैं 2,4। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 हम बोल सकते हैं ट्राई नाइट्रो प्रीफिक्स में। और बाकी आपका जो यहाँ पे डेरिवेटिव एल्कोहल का दिस इज कॉल्ड फिनॉल। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, इसका कॉमन नेम रहता है आपका पिक्रिक एसिड। जिसके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक पार्ट प्रेजेंट नहीं होता है फिर भी इसको बोलते हैं हम लोग पिक्रिक एसिड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका मोस्ट एसिडिक होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी देखो ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो है, तो यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को आपको मिल जाएगी। इसके बाद देखो यहाँ देखो, तो यहाँ पे आपकी मेटा पोजीशन पे है, तो मेटा पोजीशन पे तो ये क्या करेगा, तो नाइट्रो तो बहुत अच्छे आपके विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो जब ये विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो फिर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे एक्ट करेंगे, क्योंकि देखो हाइड्रोक्सी का जो ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज होगा ना वो तो मूव करेगा अंदर, ठीक है। जब वो मूव करेगा अंदर तो फिर वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। बट यहाँ पे देखो तो ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये आपके मेटा पोजिशन पे है, तो ये -M की तरीके से -I की तरीके से एक्ट करेगा, ये भी -I की तरीके से ही एक्ट करेगा। लेकिन अभी दोनों को समझो ध्यान से, जब नाइट्रो एक नाइट्रो दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है वो भी समझो 1 2 3, तो 1 2 3 का मतलब ये भी आपकी मेटा पोजिशन पे है, ठीक है। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजिशन पे है तो -I की तरीके से एक्ट करेंगे। इसके बाद देखो लास्ट में देखो, तो लास्ट में देखो आपके थर्ड कंपाउंड में दो आपके जो नाइट्रो हैं वो कहाँ पे हैं, वो हैं आपके ऑर्थो पोजीशन पे, एक आपकी पैरा पोजीशन पे है। तो मतलब वो सबके सब -M की तरीके से एक्ट करेंगे, बहुत तेजी से विड्रॉ करेंगे नेगेटिव चार्ज को। तो सबसे अधिक स्टेबल होगा, मतलब थर्ड का जो पिक्रिक एसिड है वहाँ से H+N बहुत ही तेजी से रिलीज होगा, बिकॉज जो बनने वाला एनाइन वो बहुत स्टेबल होगा थ्रू -M इफेक्ट। इसका मतलब थर्ड होगा, फिर आपका सेकंड आएगा, फिर आपका 1 आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके 2 -I ग्रुप है, मतलब नंबरिंग आपकी ज़्यादा देखने को मिली है नाइट्रो की, तो ऑब्वियसली बहुत तेज़ी से भी विड्रॉ करेंगे, -I के थ्रू ही कर लेंगे, लेकिन 2 है नंबर अधिक है, तो इसलिए आपका जो आंसर कौन सा हो जाएगा वो 3 2 1। इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे इसके सीक्वेंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग बात करेंगे कि हमारे सामने दे रखा है यहाँ पे बेंजोइक एसिड, नेक्स्ट आपका मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे क्लोरीन आपका विड्रॉइंग ग्रुप है, साइनाइड आपका भी यहाँ पे विड्रॉइंग है बट आपके -M के थ्रू है, और जो आपका क्लोरीन है वो आपका -I के थ्रू, ठीक है। चलो जो सॉल्व करते हैं, इसमें सब में से आप H+ एनालिज कर सकते हो। H+N आपको ऊपर से करना है, H+H+H+H+H+। तो ऊपर से आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई ये जो आपका बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ ऊपर से मिलेगा C+O, देन आपको O-, ठीक है, ये कॉमन आपको देखने को मिलेगा। तो इन समय से नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए आपके कौन से ग्रुप होने चाहिए, आपके या तो -M ग्रुप होने चाहिए या फिर -I ग्रुप होने चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी फॉर एनायन। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपके होंगे +M और आपके +I। तो +M और जो +I वाले हैं उनको पहले देख लो। तो +M में से भी स्ट्रॉन्ग आपकी जो पावर है वो किसकी रहेगी, तो सबसे स्ट्रॉन्ग आपकी रहती है नाइट्रो की। तो दैट्स वाई नाइट्रो आपका हो जाएगा मोस्ट एसिडिक, ठीक है। यहाँ पे आपका जो नाइट्रो वाला है थर्ड आपका मोस्ट एसिडिक। इसके बाद अगर आप देखोगे तो साइनाइड हो जाएगा -M, मतलब आपका फिफ्थ हो जाएगा। फिर आपका कौन सा हो जाएगा क्लोरीन, मतलब ये भी -I के थ्रू है, तो आपका यहाँ पे -I मतलब आपका फोर्थ।
फिर आपका एक प्लस आई वाला CH3 है और यहाँ पे आपका 0 है। तो प्लस आई तो डेंसिटी को इंक्रीज करता है, इसलिए वो सेकंड हो जाएगा आपका, लीस्ट एसिडिक में हो जाएगा। इससे अधिक आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, जिसके पास कोई भी आपका प्लस आई नहीं है और ऐसा कोई माइनस एम वगैरह उसके ऊपर भी नहीं है, मतलब माइनस आई है तो 0 है, रेफरेंस वो कंपाउंड है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्रो है -m, क्लोरीन है -I, ठीक है, -I की तरीके से करेगा एक्ट। नेक्स्ट आपका ब्रोमीन है, ये भी विड्रॉ हो गया -I, या आपका इसके पास लॉन पेयर होगा इस नाइट्रोजन के पास, तो इसलिए आपका +m, और बाकी यहाँ पे आपको मिल रहा है नीचे आपका एसिड वाला पार्ट ऊपर हाइड्रोक्सी है। तो हाइड्रोक्सी एसिड में से देखो मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली आपका जो एसिड वाला ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक वाला मोस्ट एसिडिक होगा, इसलिए फिर हाइड्रोक्सी जाएगा लीस्ट प्रायोरिटी में, तो फिर ये एक्ट करेगा आपका +m की तरीके से, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना। फिर इन सब में से आपका मोस्ट एसिडिक आपका जो एनाइन होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो -m वाली मोस्ट एसिडिक मतलब नाइट्रो वाला, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन इस फर्स्ट आपका जो कंपाउंड वो फर्स्ट आपका हाईएस्ट एसिडिक में हो जाएगा। फिर आपका इसमें आ जाएगा कौन सा, फिर आपका जो बेड्रोइंग वाले हैं -I वाले आ जाएंगे, तो -I ब्रोमीन, फिर आपका क्लोरीन, तो थर्ड सेकेंड, और फिर इसके बाद आपको मिलेगा +m की बात करेंगे हाइड्रोक्सी और NH2 में से, तो आपका यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी हो जाएगा, फिर लास्ट में आपका अमाइन, ठीक है। हम पावर के स्ट्रक्चर में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि +m इनवर्सली प्रोपोर्शन जितना कम +m होगा उतना अधिक आपकी स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि आपके यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है 1 2 and 3, इसको अल्फा बीटा गामा करके नाम दे रखा है। इसको मैं देखो यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये है, इसको अल्फा बोला गया है। इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। नेक्स्ट हाइड्रोजन ये है, इसको यहाँ बीटा पोजीशन दी गई है। नेक्स्ट आपका डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोजन, ये आपका 1 सेकेंड, ये अल्फा बीटा गामा, मतलब ऐसे गया है, इसको अल्फा बोला गया है, इसको बीटा, और ये आपका गामा, ऐसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे H+N कौन तेजी से आपका रिलीज होगा, मतलब मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, तो मोस्ट एसिडिक वही होगा जिसके पास मतलब रेजोनेंस अधिक होगा। तो ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, देखो इसके पास रेजोनेंस क्या सबसे अधिक है, पहला क्वेश्चन तो यही है। तो यहाँ से अगर H+ रिलीज करोगे, यहाँ से अगर ये H+ की फॉर्म में बाहर जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव जो होगा वो इधर भी रेजोनेंस करेगा और इधर भी रेजोनेंस, दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा। जरा इसको निकालो यहाँ से H+ की फॉर्म में, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो एक तरफ ही रेजोनेंस करेगा, और इस अगर H+ को यहाँ से H+ की फॉर्म बाहर निकालो यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस मिलेगा आपको कहाँ पे, बीटा के साथ। तो बीटा इज मोस्ट एसिडिक, बहुत तेज रिलीज होगा। फिर आपका अल्फा वाला सिर्फ एक ही तरफ रेजोनेंस हो, गामा के साथ कोई भी रेजोनेंस नहीं है। तो ये आपके एसिडिक H+ आयन जो है उसके बारे में बात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर देखो यहाँ पे आपका 1 2 दो, यहाँ पे फर्स्ट हाइड्रोजन है, यहाँ पे सेकेंड हाइड्रोजन है, बाकी इधर नाइट्रो लगा हुआ है। तो दोनों हाइड्रोजन में से मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, अगर आप सेकेंड हाइड्रोजन से H+ आयन अगर आप बाहर निकाल लो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा, यहाँ से H+ बाहर निकालोगे नेगेटिव यहाँ मिलेगा, ये नेगेटिव इस बेंजीन से रेजोनेंस करेगा, ये नेगेटिव इस बेंजीन से रेजोनेंस करेगा। तो यहाँ पे नाइट्रो भी है ना ऑर्थो पोजीशन पे, सॉरी पैरा पोजीशन पे, तो नाइट्रो आपको पता है -m अच्छा खासा ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये नेगेटिव चार्ज को बहुत तेजी से विड्रॉ करेगा और यहाँ पे इसको स्टेबल कर देगा। तो इसका मतलब है कि जो सेकेंड पोजीशन से, सेकेंड कार्बन से जो H+ जो हाइड्रोजन निकलेगा H+ की फॉर्म में, एसिडिक हाइड्रोजन की फॉर्म में, वो आपका नेगेटिव चार्ज बहुत तेजी से स्टेबल होगा। एक तो पहले बिकॉज ऑफ बेंजीन रेजोनेंस, और दूसरा नाइट्रो ग्रुप की वजह से भी मोस्ट स्टेबल, इसलिए आपका सेकेंड इज मोस्ट एसिडिक एज कम्पेयर टू फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो यहाँ पे CH3NO2 है, और यहाँ पे आपके 2 NO2 लगा के रखे हैं, यहाँ पे आपको 3 NO2 है। तो आप देख सकते हो जहाँ पे अधिक NO2 है वो मोस्ट एसिडिक होगा, बिकॉज NO2 वैसे भी आपके -m की तरीके से एक्ट करता है, बट यहाँ पे -m होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो -m की तरीके से एक्ट करेगा, बट -m होने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं, तो सिर्फ आपके -I की तरीके से एक्ट करेगा। तो सबके सब जो नेगेटिव चार्ज है उसको तेजी से विड्रॉ कर लेगा, तो ये आपका मोस्ट एसिडिक, जहाँ पे ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप होंगे, थर्ड सेकेंड ऑफ 1 मोस्ट एसिडिक आपका ये होगा थर्ड, और लीस्ट एसिडिक होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो 3 हाइड्रोजन है, एक आपका X दे रखा है, Y दे रखा है, Z दे रखा है, इन तीनों में से मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा। तो जो नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट आपका हाइड्रोजन है वो मोस्ट एसिडिक इसलिए होगा बिकॉज वहाँ पे रेजोनेंस दोनों तरफ होगा, इस तरफ भी रेजोनेंस होगा, इस तरफ भी रेजोनेंस होगा बेंजीन के साथ भी, इसलिए आपका बाई हो जाएगा मैक्सिमम। उसके बाद आपका Z और X में से देखेंगे तो X होगा, बिकॉज जो X है वो X जो होगा वहाँ पे आपका इधर देखो C डबल बॉन्ड O पार्ट है, तो C डबल बॉन्ड O पार्ट के साथ वो रेजोनेंस करेगा,
तो यहाँ पे इफेक्टिव रेजोनेंस होगा एज कम्पेयर टू आपका जो बेंजीन है, क्योंकि बेंजीनिंग के साथ देखो ये वाला एच अगर बाहर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज जहाँ पे आएगा वहाँ पे एरोमेटिक ब्लॉक, मतलब वहाँ पे आपका रेजोनेंस ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड एक साइड आ चुका है, तो रेजोनेंस ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए आपका लास्ट में हो जाएगा जेड और उसके पहले हो जाएगा एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैं पोजीशन की बात करूंगा तो आपका ए बी सी और यहाँ पे आपका डी, 4 आपका हाइड्रोजन है। देखो एक ये ए दे रखा है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। तो इन सब में से मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? तो जिसके पास रेजोनेंस अधिक वो आपका मोस्ट एसिडिक, इसलिए आपका जो बी दिख रहा है ना, बी में दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा, इधर भी और इधर भी, इसलिए आपका बी मोस्ट एसिडिक। फिर उसके बाद आपका ए आ जाएगा, ठीक है। ए में देखो जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव फिर वो रेजोनेंस करेगा, एक तरफ यहाँ पे रेजोनेंस कर जाएगा इस तरीके से, फिर आपका ए आ जाएगा। फिर कौन सा आएगा? सी। तो सी में देखो आपका रेजोनेंस होगा, लेकिन डी के पास कोई रेजोनेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से CH3 आई है, CH3 में से H बाहर जाएगा, कोई रेजोनेंस करेगा ही नहीं, डबल बॉन्ड हो इससे डिस्टेंस पे, तो इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मिल जाएगा, रेजोनेंस नहीं है, तो मोस्ट एसिडिक होगा आपका बी और लीस्ट एसिडिक होगा आपका डी। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और इफेक्ट के बारे में, जो आपका ऑर्थो इफेक्ट होगा, SIR इफेक्ट होगा, ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट होगा, SIR इफेक्ट होगा, SIP इफेक्ट होगा। ठीक है, पहले उस इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट आपके उसके ऊपर क्वेश्चंस भी हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।